हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमांकुर डिजी लेसन्स। हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ 15 जिसका की नाम है छोटा जादूगर को पढ़ेंगे। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जादूगर शब्द से आप सभी लोग समझते हैं कि जादूगर वह होता है जो कि छोटे छोटी अपनी कलाओं को दिखाकर, अपनी हाथ की सफाई दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है। वैसे ही इस पाठ में एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत गरीब है। वह छोटी छोटी सी जादू के खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है। इस बच्चे के पिता जेल में हैं और माँ बीमार है और उसके घर में माँ की दवाई लाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो वह बच्चा छोटे छोटे जादू के खेल दिखाकर कुछ पैसे कमाता है और अपनी माँ की दवाइयाँ लाता है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। मैं खड़ा था फव्वारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर बिसात के साथ धैर्य की रेखाएं थीं। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम नहीं गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुमको लेवा चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगा जाए। लेखक कहता है कि कार्निवाल के मैदान में चारों ओर बिजली जगमगा रही थी। मैं वहाँ एक फव्वारे के पास खड़ा था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का चुपचाप खड़ा हुआ था और आसपास दुकानें लगी हुई थी, तो वह शरबत पीने वालों को देख रहा था। वह एक कुर्ता पहना हुआ था, फटा सा कुर्ता था, गले में एक रस्सी डाले हुए था और कुछ उसकी जेब में ताश के पत्ते थे। वह बहुत उदास भी दिखाई दे रहा था और उस पर मैं धैर्य भी दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया और मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्यों, तुमने इसमें क्या देखा? तो उसने मुझे बताया कि इसमें चूड़ी फेंकते हैं और खिलौने पर निशाना लगाते हैं। उसने कहा, ये जादूगर तो निकम्मा है, ये खुद तो कुछ करता नहीं है। इससे अच्छा तो मैं ताश के पत्ते से जादू दिखा देता हूँ। लेखक ने पूछा कि तुम इस पर्दे के पीछे नहीं गए, यहाँ क्या है? तो उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं गया क्योंकि यहाँ टिकट लगता है। तो लेखक उस लड़के को लेकर वहाँ चला गया। उसने कहा कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं और निशाना लगाएंगे। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चलें। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। लेखक जब उस बच्चे ने हाँ बोल दी तो लेखक ने कहा कि चलो पहले हम लोग शरबत पी लेते हैं और फिर चलकर निशाना लगाते हैं। लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बच्चे ने कहा कि मेरे घर में माँ और बाबूजी हैं। तो लेखक ने उस बच्चे से कहा कि उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बच्चे ने कहा कि बाबूजी जेल में हैं। लेखक ने पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि देश के लिए। और तुम्हारी माँ? तो उसने कहा, माँ बीमार है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बाबूजी जेल में हैं और माँ बीमार है और फिर भी तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ।
कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को बता दूंगा मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। जैसे ही लेखक ने ये शब्द उससे कहे कि तुम्हारी माँ बीमार है, पिता जेल में है और तुम तमाशा देखने आ गए, तो उसके चेहरे से एक अलग हंसी फूटी और उसने कहा, लेखक से कहा कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तमाशा दिखाने आया था। आपने मुझे शरबत पिलाया, आप मुझे शरबत नहीं पिलाकर उसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे देते, मेरा तमाशा देखकर कुछ पैसे दे देते तो मुझे बहुत खुशी होती, ताकि मैं उन पैसों से मेरी माँ के लिए दवाई ले लेता। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी माँ बीमार है, इसीलिए मैं जेल नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि लोग तमाशा देखते हैं और पैसा देते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तमाशा दिखाकर कुछ पैसे कमा के अपनी माँ की दवा करूँगा और अपना पेट भरूँगा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगा जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। कलकत्ता के सुरमय बॉटनिकल उद्यान में लाल कमली से भरी हुई एक छोटी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। लेखक कहता है, मैंने फिर उस लड़के से कहा कि चलो हम निशाना लगाते हैं। मैंने उस लड़के को 12 टिकट खरीद कर दे दिए। वह लड़का पक्का निशानेबाज निकला और उसकी एक भी गेंद खाली नहीं गई और उसने 12 खिलौने जीत लिए और वो खिलौने समेटने लगा। अब वो खिलौने उससे बन नहीं रहे थे, तो उसने कुछ तो जेब में रखे और कुछ मेरे रुमाल में बांध दिए। एक दिन मैं कलकत्ता के सुरमय बॉटनिकल उद्यान में बैठा हुआ था, जहाँ पे कि लाल कमल के फूलों से भरी हुई एक झील थी। वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। इतने में मुझे वहाँ वही छोटा जादूगर दिख गया और उसने मुझसे नमस्ते करा और कहा कि यदि बाबूजी आप कहें तो मैं आज आपको खेल दिखा दूं। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं, अभी हम जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर काना निकला। लड़के की बाधलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोट हो गए। उसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि क्या जब आप नाश्ता कर लेंगे तो उसके बाद क्या कुछ गाना बजाना होगा? मुझे क्रोध आया। मैं क्रोध में कुछ बोलने वाला था उससे। इतने में ही श्रीमती जी ने कहा कि दिखलाओ, अच्छा है तुम आ गए, कम से कम इससे कुछ मनोरंजन तो होगा। उन्होंने इस तरीके से बोला जैसे कि माँ अपने बेटे को बोलती है। जब माँ अपने बेटे से कुछ करने के लिए बोलती है तो कोई भी उसको नहीं रोक पाता। उस लड़के ने खेल शुरू किया। आज उस लड़के के पास जो सारे खिलौने उसने कार्निवाल
में जीते थे वो सारे खिलौने थे। उसमें एक रूठने वाली बिल्ली थी, एक भालू बिल्ली को मना रहा था, बंदर घुड़कने लगा, एक गुड़िया का गुड्डे से ब्याह हुआ तो गुड्डा काना निकला। इस तरीके के अभिनय वह करवा रहा था, जिससे सप्पू को बहुत मजा आया और सभी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले के सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप पर बहुत क्रोधित होकर सोचने लगा, ओ कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग कुंज देखने के लिए चले। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण होता था। एक दिन सचमुच वह झोपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? छोटे जादूगर ने ताश का खेल दिखाया। पहले ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, उसके गले की डोरी टुकड़े टुकड़े हो गई अपने आप और फिर जुड़ गई। इस तरीके के उसने खेल तमाशे दिखाए। लेखक कहता, अब मैंने उससे कहा कि अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा और अब तुम ये सारा सामान अपना समेट लो। पर जो श्रीमती जी थी लेखक की, उन्होंने उस बच्चे को 1 रुपया दे दिया। जैसे ही उस बच्चे को 1 रुपया मिला तो वो बहुत खुश हुआ, खुशी से उछलने लगा। लेखक ने उससे कहा, लड़के, तो उसने कहा कि बाबूजी, मुझे आप लड़का कहकर मत पुकारिएगा, मेरा एक नाम है छोटा जादूगर, इससे ही मेरी जीविका चलती है, इससे ही मेरा घर चलता है। लेखक कुछ बोलने वाला था, इससे पहले लेखक की श्रीमती जी ने उस छोटे जादूगर से पूछा कि तुम इस 1 रुपये का क्या करोगे? उसने कहा कि पहले तो मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और एक फिर सूती चादर लूँगा। अब लेखक को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कितना बुरा हूँ और मैं कितना स्वार्थी हूँ कि सिर्फ 1 रुपये के लिए मैं इस छोटे जादूगर से ईर्ष्या रख रहा था। फिर वो छोटा जादूगर बाबूजी को नमस्कार करके चला गया। अब लेखक को हमेशा उस छोटे जादूगर की याद आती। एक दिन की बात है, वह सचमुच एक झोपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले हुए खड़ा था। तब लेखक ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कम्बल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में से मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? जैसे ही मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ कैसे, तो उस लड़के ने बताया कि बाबूजी, अब मेरी माँ यहीं रहती है, अस्पताल वालों ने उसे निकाल दिया। जब मैंने मतलब जब लेखक ने झोपड़ी में जाके देखा तो वास्तव में एक लेडीज चिथड़ों मतलब बिल्कुल फटे पुराने से
कपड़ों में थी और वह बुरी तरीके से कांप रही थी। छोटे जादूगर ने उसके ऊपर कम्बल डाल दिया और अब हर बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है और लिपट कर उसने माँ कहा। जैसे ही उसने माँ बोला तो लेखक की आंखों से भी आंसू निकल गए। फिर लेखक के मन में एक दिन फिर इच्छा हुई कि वो कलकत्ता का वो उद्यान देखे, तो वो उसको देखने के लिए लेखक अकेला ही चल दिया। 10 बज गए थे, धूप भी निकल आई थी। तो उसने देखा कि वही छोटा जादूगर सड़क पर अपना कपड़ा बिछाए हुए बैठा है, तमाशा दिखा रहा है। तमाशा वही है, वही बिल्ली रूठ रही है, वैवाहिक शादी की तैयारी हो रही है। पर जादूगर की जो बोली थी उसमें प्रसन्नता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी है। लेखक ये सब आश्चर्य से देखता रहा। उसका खेल पूरा हुआ, उसने पैसे बटोर लिए और वह उस भीड़ में से निकलकर लेखक के पास आ गया। फिर लेखक ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, आज तो तुम्हारा खेल जमा ही नहीं। माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। आबिचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोपड़े में घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मैंने जब उस लड़के से पूछा कि आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने आज मुझसे कहा था कि बेटा घर जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी मतलब मेरा अंत समय आ गया है। तो लेखक ने कहता है कि मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से से उससे कहा कि क्यों, जब तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी घड़ी समीप है, मेरा अंत समय आ गया, फिर भी तुम खेल दिखाने आ गए। तो छोटे जादूगर ने कहा, क्यों नहीं आता? जिस तरीके से उसने कहा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको अपमान महसूस हो रहा हो। लेखक को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने उसको गलत बोला है। तो लड़के ने तुरंत उसके झोले को गाड़ी में फेंका और बैठ गया और उसको भी बिठाकर ले गया और मोटर वाले को रास्ता बताकर चल गया। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसने माँ माँ कहा और माँ के मुंह से पूरा बेटा शब्द भी नहीं निकल पाया। सिर्फ माँ के मुंह से बे शब्द निकला और माँ का दुर्बल हाथ अपने बेटे की तरफ बढ़ा और रुक गया और वह लड़का उसकी माँ से लिपट कर रोने लगा और मैं खड़ा का खड़ा रह गया। उस धूप में भी मुझे पूरा संसार ऐसा जादू सा दिखने लगा और मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।